नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया की सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो देश दुनिया की हर बड़ी खबर लेकर एक बार फिर से हम दोनों हाजिर हैं। तो आज आपको दिखाएंगे फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, साथ ही फ्रेश एंड फास्ट, जिसमें आपके जरूरत की हर खबर हम आपको बताएंगे। आपके शहर, आपके राज्य, देश की तमाम बड़ी खबरें आगे आपके सामने होंगी। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर कांड में देखिए बंगाल सुलग रहा है। लगातार आंदोलन हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी तो पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दम भर रही है। और इन सब के बीच राज्यपाल का दिल्ली दौरा, ये अपने आप में पश्चिम बंगाल की सियासत में भूचाल ला देता है। रिपोर्ट देखिए। बंगाल में सियासी पारा गर्म, गृह मंत्री से मिलेंगे राज्यपाल। ममता और केंद्र में बढ़ेगा घमासान। कोलकाता रेप मर्डर केस का मामला अब पूरी तरह से सियासी घमासान में बदल चुका है। इस मुद्दे को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के दिल्ली दौरे से सियासी हलचल और भी तेज हो गई है। राज्यपाल आज गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। बंगाल की पूरी घटनाक्रम से कराएंगे अवगत। कोलकाता रेप कांड पर देंगे रिपोर्ट। ममता बनर्जी के विशेष सत्र बुलाने पर भी चर्चा। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस को लेकर बीजेपी हमलावर है। ममता सरकार चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। इस शर्मनाक वारदात को लेकर बीजेपी बंगाल सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस के दिल्ली रवाना होने से पहले केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार और दिलीप घोष ने राज्यपाल से मुलाकात की। तो वहीं मुलाकात के बाद सुकांता मजुमदार ने कहा कि राज्यपाल को घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी दी। बंगाल में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा होने वाली है। रेप कांड को लेकर फौरन एक्शन लेने की मांग। टीएमसी की गुंडागर्दी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने उनसे मुलाकात के बाद दिल्ली जाने का फैसला लिया है। मतलब साफ है कि बंगाल की पॉलिटिक्स में अभी कुछ बड़ा होने वाला है। एक तरफ जहां बीजेपी ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग पर अड़ी है, तो वहीं सीएम ममता बनर्जी ने इस पूरी घटनाक्रम में नया दांव खेला है। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। विशेष सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा। रेप की सजा के लिए फांसी दिए जाने का प्रावधान। मतलब साफ है कि विधेयक के जरिए सीएम ममता बनर्जी इस गेम को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर राज्यपाल इस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो वो राजभवन के सामने ही धरना देंगी। वहीं आरजीकर अस्पताल में कत्ल वाली रात अस्पताल में मौजूद 2 सिक्योरिटी गार्ड्स का भी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। दोनों गार्ड्स को मिलाकर सीबीआई अब तक 10 लोगों के पॉलीग्राफिक टेस्ट करवा चुकी है। दूसरी तरफ मृतक डॉक्टर के माता पिता का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम पुलिस के काम से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए हम हाई कोर्ट के पास गए थे और कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को दे दिया। और चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद झारखंड में सियासी सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। इन सबके बीच चंपई सोरेन आज बीजेपी का दामन भी थाम लेंगे। तो वहीं सोरेन ने घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन को मंत्री बनाने का ऐलान किया, जिससे एक बहुत बड़ा दाव के तौर पर देखा जा रहा है। और देखिए, क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले चंपई सोरेन का इस तरह से पार्टी छोड़ना और बीजेपी में शामिल होना जेएमएम के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है और बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद, देखते हैं इस रिपोर्ट में। झारखंड में दिखेगी सियासी टशन। आज बीजेपी का दामन थामेंगे चंपई सोरेन। चंपई से कमल को कितना होगा लाभ? झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। झारखंड में आज बड़ा सियासी टशन देखने को मिलेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम चंपई सोरेन आज बीजेपी का दामन थाम लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रांची के धुरवा स्थित शहीद मैदान में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा शामिल होंगे।
तो वहीं चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। जेएमएम का कहना है कि सीता और गीता के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ, तो अब चंपई सोरेन के भी जाने से उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। बीजेपी में न ही उनका कोई कद रहेगा और न ही उन्हें कोई पद मिलेगा। जेएमएम के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी का कहना है कि सीनियर लीडर्स का जेएमएम में कोई सम्मान नहीं है। हर सीनियर लीडर जेएमएम से, हेमंत सोरेन से बिल्कुल दुखी है, नाराज है, और इसलिए पहले भी कई लोग छोड़ चुका है जेएमएम, चाहे लोविन हो, चाहे सीता हो। अब चंपई सोरेन छोड़ रहा है। स्वाभाविक है, जब इतने बड़े बड़े लोग जो वर्षों से काम करते हैं साथ में, और वो अगर पार्टी छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से उनके जो सिंपैथाइजर होते हैं तो वो सारे लाभ तो पार्टी को मिलेगा ही उसका। दरअसल लोकसभा चुनाव से भी ठीक पहले झारखंड में पार्टी बदलने की राजनीति हुई थी। उस वक्त कांग्रेस की सांसद रही गीता कोड़ा और जेएमएम की विधायक सीता सोरेन ने बीजेपी का दामन थामा था, लेकिन इसका फायदा बीजेपी को नहीं मिल पाया। जेएमएम का कहना है कि चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से खुद बीजेपी के नेता खुश नहीं हैं। हालांकि बाबूलाल मरांडी ने पार्टी में किसी तरह की नाराजगी से इनकार किया है। जो एक अटकलें उठ रही हैं और जेएमएम की तरफ से जो बोला जा रहा है कि कई पावर सेंटर बन जाएंगे और बीजेपी के खुद के नेता बहुत खुश नहीं है और उनके आने से। देखिए, पहली बात तो ये कहूँगा कि जेएमएम अपने हिसाब से सोचता है, क्योंकि जेएमएम पारिवारिक पार्टी है, पैसा के लिए वो पार्टी बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, ये कोई परिवार, कोई लिमिटेड पार्टी है नहीं। जो लिमिटेड जो लोग चलाते हैं तो उसी प्रकार से वो सोचते हैं, उसी पर वो विचार करते हैं। उनको लगता है कि शायद पार्टी ऐसे ही चलता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक निर्णय होते हैं। एक तरफ चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, तो वहीं घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन आज झारखंड सरकार में मंत्री पद की शपथ लेंगे। रामदास सोरेन को चंपई सोरेन की जगह पर मंत्री बनाया जा रहा है। तो वहीं देखना अहम होगा कि सियासी बदलाव से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा होगा। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री महाराष्ट्र को कई सौगात देने वाले हैं। क्या ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई और पालघर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम। इस दौरान पीएम मोदी मुंबई में ग्लोबल फिटनेस फेस्ट को भी संबोधित करेंगे। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करने के बाद पालघर में वधावन बंदरगाह प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखेंगे। ये मॉडर्न बंदरगाह करीब 76,000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। इस प्रोजेक्ट को साल 2039 तक काम पूरा होने की उम्मीद है। वधावन बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे समय और लागत दोनों कम होगी। पालघर जिले के दानू शहर के पास स्थित ये सब कुछ होने वाला है भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाह में से एक होगा। बड़ी खबर महाराष्ट्र के रत्नागिरी से आ रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 2 लोगों की जान बचाई। समंदर की उफनती लहरों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की हैरतअंगेज तस्वीरें सामने आई है। दरअसल रत्नागिरी में समुद्री तूफान में बोट फंस गई थी। 2 लोगों की जान आफत में फंस गई थी, जिसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने जाबाजी दिखाते हुए इन दोनों लोगों को रेस्क्यू किया, उनकी जान बचाई और समंदर की उफनती लहरों के बीच इनकी जिंदगी को बचाकर लेकर आए। तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हैरतअंगेज तस्वीरें सामने आई हैं, जहां हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड की बहादुरी का प्रदर्शन करती हुई तस्वीरें देखिए गर्व से भर देंगी। कैसे रत्नागिरी में समुद्री तूफान में फंस गई थी बोट और 2 लोग उसमें फंस गए थे, उनका रेस्क्यू किया गया सुरक्षित और उफनती लहरों के बीच उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर गुजरात से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर मौसम की मार लगातार पड़ रही है और 20 जिलों में बारिश की वजह से सब कुछ डूबा हुआ नजर आ रहा है। सड़कें धंस चुकी हैं, पुल बह गए हैं। खेड़ा के हालात अगर आप देखेंगे तो आप भी समझ पाएंगे कि वहाँ के लोगों की जिंदगी कितनी प्रभावित हो चली है। देखिए इस रिपोर्ट में वहाँ की तस्वीर। गुजरात में बाढ़ बारिश का प्रकोप जारी है। शहर के शहर आसमानी आफत के चलते
जल प्रलय का सामना कर रही हैं। गुजरात के अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान परेशान करने वाली हैं। मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। खेड़ा में बाढ़ बारिश कहर बरपा रही है। यहाँ सड़कों पर सैलाब का कब्जा हो गया है। इतना पानी भरा है कि पैदल चलना तक दूभर हो गया है। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं और गाड़ियां रेंगने को मजबूर हैं। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है और सैलाब के चलते बाजार बंद हैं। आपको बता दें कि खेड़ा में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे हालात बद से बदतर हो चुके हैं। घरों में कई फीट तक पानी जमा है, जिससे सामान खराब हो रहा है। मजबूरी ऐसी है कि लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं। लोग घरों में दुबके हैं, क्योंकि बाहर निकलना जान जोखिम में डालने से कम नहीं। रोजमर्रा की जिंदगी ठहर सी गई है। गली मोहल्ले समंदर में तब्दील हो गए हैं। देखिए कैसे सड़क किनारे खड़ा ऑटो आधा पानी में डूबा हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहल्ले में कितना पानी जमा है। जहां तक नजर जा रही है सन्नाटा पसरा हुआ है। हर साल की तरह बारिश के पानी की निकासी के प्रशासन के दावे इस बार भी फेल साबित हुए हैं। नतीजा ये हुआ कि पूरा शहर जल प्रलय का सामना कर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह परेशान कर सकता है। और गुजरात के वडोदरा में भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। यहाँ पे भी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद रिहायशी इलाके जलमग्न हो चले हैं। जहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम दिन रात जुटी हुई है लोगों की मदद के लिए। गुजरात में मानसून की मनमानी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। मूसलाधार बारिश से शहर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इतनी बारिश हुई कि गली मोहल्लों में सैलाब आ गया है। घरों में पानी घुसने की वजह से लोग पलायन को मजबूर हैं। तस्वीरें वडोदरा की हैं, जहां लोग ट्रैक्टर ट्रॉली पर जरूरत का सामान रखकर दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर हैं। लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ और सेना के जवान बोट का सहारा ले रहे हैं। आप कितने लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे भी अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है। 2 महिलाओं को भी बचाया गया है, उनको दवाखाना भेजा गया है। गुजरात सरकार की तरफ से वीएमसी कॉर्पोरेशन, वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और वडोदरा कलेक्टर की तरफ से ये फूड पैकेट्स भेजे गए हैं। और आर्मी की पूरी एक कॉलम हमारे पास है अभी। एनडीआरएफ की टीम से, एसडीआरएफ की टीम से, और सरकार ने स्पेशल ऑफिसर्स जितने यहाँ पे जॉब कर गए वो सारे ऑफिसर्स अभी यहाँ डिप्लॉय किए हैं। और पूरा बड़ौदा अभी बहुत ही अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन चालू है। और रेस्क्यू ऑपरेशन आप मेरे ख्याल से वहाँ पे भी देखेंगे यहाँ से, तो अभी आप लाइव में देख पाएंगे ये हमारी बात। ये हमारी आर्मी की टीम और एनडीआरएफ की टीम जो फैमिली को बाहर आना था उन लोगों को भी बचा रहे हैं। ये हमारी पूरी टीम है। आसाम रेजिमेंट है, तो जो लोग अंदर फंसे थे उनको बाहर ले आए हैं। ठीक है, तो ये लाइव देख सकते। मैं एक बार जरा तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देता हूं। अंदर सोसाइटी के अंदर जो लोग फंसे हुए थे, जो क्रिटिकल सिचुएशन में थे, उन्हें किस तरह से बोट के जरिए लाया गया है, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है वो बाढ़ के प्रकोप की कहानी बयां कर रहे हैं। रिहायशी इलाकों में 6 फीट तक पानी भरा है। ये बता दीजिए कि अंदर कितना पानी भरा हुआ है? अंदर अभी तो लगभग 6 फुट 6-6.5 फुट ज्यादा होगा। ओके, तो यहाँ पर 6 फीट तकरीबन पानी भरा हुआ। मैं जरा ये तस्वीरें दिखा देता हूँ अपने दर्शकों को। यहाँ पर आप देखिए कि जो लोग अब सोसाइटी से बाहर निकाले जा रहे हैं, उन्हें किस तरह से ट्रैक्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। मैं जरा बात करने की कोशिश करता हूँ। मैम, आप लोगों को रेस्क्यू किया गया है? हाँ, किया गया है। अच्छा, अंदर क्या स्थिति है मैम? अंदर कल घर में 4 फुट पानी थे। अच्छा, 4-4.5 फुट। अच्छा, तो मतलब अंदर अभी क्या स्थिति? अभी और लोग भी फंसे हुए हैं? उतर गए घर में से। अच्छा, बाहर है। और लोग भी फंसे हुए हैं मैम? हाँ, सबको लोग ही है। सेना ही नहीं, समाज सेवी संस्थाएं भी लोगों की मदद के लिए आगे आई हैं। लोगों तक पानी और खाने के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। हम सब के लिए खाना, पानी, दूध लेके जा रहे हैं। वी आर फ्रॉम CL शाह चैरिटेबल ट्रस्ट एंड वी आर डूइंग दिस सर्विस सिंस लास्ट 3 days। 3 दिनों से हम लगातार लोगों को जहां 10-10, 5, 6, 7, 7, 8 फुट पानी है, वहां ट्रैक्टर से जाके खाना, दूध और बिस्किट, दूध सब पहुंचा रहे। अभी भी हमको साम्राज्य से और प्रथम एवेन्यू से फोन आया था, इसलिए हम हमारी टीम वापस लेके जा रहे हैं।
खिचड़ी, बिस्किट, खाना, दूध सब पानी लेके हम अंदर लोगों को कुछ देने। लोग दावा कर रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर अभी भी डूबा हुआ है, ऐसा है क्या? इसीलिए ये हालात को देखते हुए ही हम लोगों को जितना मदद कर सकते हैं हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं जरा एक बार तस्वीरें दिखा देता हूँ ट्रैक्टर, क्योंकि ट्रैक्टर चलाना आसान होता है, चक्के बड़े हैं, पहिए बड़े हैं। ये देखिए पानी की बोतल इस तरीके से है, क्योंकि सबसे ज्यादा बाढ़ में अगर दिक्कत हुई है तो वो वाटर सप्लाई को हुई है और बिजली को हुई है। तो बिजली का तो फिलहाल कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन वाटर सप्लाई, ये आप देख सकते हैं कि पानी की बोतलें इस तरह से लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। पीछे खाने पीने का सामान रखा गया है और ये लोग जो है वो स्वयं सेवा करते हुए लोगों की मदद कर रहे हैं। नव भारत की टीम जब रिहायशी इलाकों के अंदर तक पहुंची तो हालात भयावह नजर आए। लोग घरों में फंसे हुए थे और प्रशासन की मदद का इंतजार कर रहे थे। कई जगहों पर तो 5 फीट तक पानी जमा हो गया है। आप देखिए कि घर के अंदर लोग कैसे इस वक्त कैद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन की मदद यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि कई इलाकों में तो मदद पहुंच रही है लेकिन कुछ लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पर घर में कैसे पानी भरा हुआ है, तकरीबन 3 से 4 फीट पानी है और ये लोग यहाँ अपनों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जरूरी सामान है तो वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जरा बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, आप यहाँ पर अभी भी फंसे हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बाकायदा यहाँ पे हम लोग फंसे हुए हैं और अगर आप देख पाए तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 फुट पानी नीचे है। कल रात को तो यहाँ घर में 4 साढ़े 4 फीट यानी कम से कम 10 फीट पानी यहाँ पे घुसा हुआ था और कॉरपोरेशन ने कुछ भी काम नहीं किया है। लोकल जो कॉरपोरेशन का बॉडी है, एक भी मेंबर यहाँ पर नहीं आया है, नहीं यहाँ का कॉरपोरेटर कोई आया है और हमको पानी, लाइट कुछ भी नहीं है, खाने पीने का कुछ भी नहीं है। बाढ़ बारिश के इस त्रासदी में जंगली जीव जंतु रिहायशी इलाकों में पहुंच गए हैं। यहाँ विशालकाय मगरमच्छ के लगातार दूसरे दिन दिखाई देने से हड़कंप मच गया। हालांकि वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर लिया। तो गुजरात में मौसम की मार कैसी पड़ रही है, कुदरत ने कितना कहर मचा रखा है, आप देख ही रहे हैं। और इन सबको देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों में रेड तो कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कच्छ से सैलाब की जो तस्वीरें सामने आई है वो हैरान परेशान करने वाली है, आप भी देखिए। गुजरात के कच्छ से बाढ़ बारिश की हाहाकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जहां तक नजर जा रही है पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जल भराव की वजह से लोगों की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई है। घरों में पानी घुस गया है और लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों का रुख कर रहे हैं। सड़कों पर खड़े वाहन जल समाधि ले चुके हैं। मूसलाधार बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। ये जिंदगी ठहर सी गई है। तस्वीरें देखिए, बाजार बंद पड़े हैं, आवाजाही ठप हो गई है। दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा। शहर शहर सैलाब से मची तबाही का भयावह मंजर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। गुजरात में कुदरत का कहर ऐसा है कि कच्छ से लेकर द्वारका तक, जामनगर से लेकर मोरबी तक, जूनागढ़ से लेकर राजकोट तक, खेड़ा से लेकर पोरबंदर तक, बोटाद से लेकर भावनगर तक, यानी गुजरात के 18 जिले आसमानी त्रासदी का सामना कर रहे हैं। अब तक गुजरात में कुल 30 से ज्यादा मौतें हो गई हैं और 25,000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ग्रस्त जगहों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। गुजरात में हालात बद से बदतर हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां डेंजर लेवल को पार कर चुकी हैं और गांव के गांव सैलाब में डूबे हैं। अहमदाबाद की भी तस्वीरें इससे अलग नहीं है। यहाँ पर भी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से स्थिति कमोबेश ऐसी ही नजर आ रही है। कई लोग फंसे हुए हैं, जिस वजह से वायुसेना की टीम लगातार रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। गुजरात के कई जिले बाढ़ बारिश की त्रासदी झेल रहे हैं। आसमानी आफत ने गांव से लेकर शहर तक तबाही मचा रखी है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं, लिहाजा लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। अहमदाबाद से रेस्क्यू ऑपरेशन के कई वीडियो सामने आए हैं। देखिए कैसे समंदर में एक नाव मझधार में फंसी हिचकोले खा रही है। नाव पर फंसा एक शख्स मदद का इंतजार कर रहा है।
वायुसेना का हेलीकॉप्टर पहुंचा तो इस शख्स को जिंदगी की आस दिखाई दी। रस्सी के जरिए वायुसेना का एक जवान नीचे उतरा और नाव पर फंसे शख्स का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। एक और वीडियो देखिए। एक मकान पानी से घिरा है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। मकान की छत पर कुछ लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि खुद वहां से निकल पाना संभव नहीं, क्योंकि इलाके में कई फीट तक पानी जमा है। इस बीच वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंचता है और एक जवान रस्सी के जरिए नीचे उतरता है और छत पर फंसे दोनों लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया जाता है। सेना के जवान सैलाब से प्रभावित इलाकों में देवदूत बनकर पहुंच रहे हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी जबरदस्त मौसम की मार पड़ रही है। यहाँ पर भी इतनी बारिश हो रही है कि कई जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। जयपुर में लगातार बारिश होने की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं बेजुबान भी फंस जा रहे हैं। आपको बकरियों के रेस्क्यू का एक वीडियो दिखा देते हैं। जयपुर से बाढ़ बारिश की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। राजस्थान के कई जिले मूसलाधार बारिश की मार झेल रहे हैं। आसमानी आफत की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से आवाजाही ठप हो गई है। कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। इस बीच जयपुर से बाढ़ बारिश की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए कैसे बाढ़ का पानी सड़क के ऊपर से गुजर रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। इस बीच कुछ लोग मानव श्रृंखला बनाकर बकरियों को सड़क पार करवा रहे हैं। पानी का बहाव तेज होने की वजह से बकरियां बह न जाएं, इसके लिए लोग कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही कोई बकरी बहने लगती है, लोग उसे संभाल लेते हैं। सब हाथ में लाठी डंडा लिए नजर आ रहे हैं। देखिए पानी के बहाव में जब एक बकरी बहने लगती है तो एक गड़रिया बकरी की टांग पकड़ लेता है और उसे पीछे की तरफ खींचकर डूबने से बचा लेता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस तरह एक एक कर सभी बकरियों को सूझबूझ से सुरक्षित रास्ता पार करवा दिया गया। हालांकि एक किनारे पर कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं जो इस बहाव के बीच से रास्ता पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। और अगली खबर भी जयपुर से ही आपको बता रहे हैं, जहां 2 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरने के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी देखने को मिली। बिल्डिंग गिरने की वजह क्या थी और गिरने के बाद यहाँ पर जान माल का कितना नुकसान हुआ, ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा है। पुलिस वाले भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। पुलिस, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस के जवान बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। तस्वीरें जयपुर के जवाहर नगर इलाके की हैं, जहां बीती रात अचानक 2 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। इस खौफनाक हादसे के बाद इलाके में भगदड़ मच गई। मलबे में 4 से 5 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की खबर मिलते ही पुलिस और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे। फौरन पूरे इलाके में बिजली सप्लाई काट दी गई। मलबे को हटाने के लिए जेसीबी को मंगवाना पड़ा। बताया गया कि बिल्डिंग में मेंटेनेंस और निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान बारिश की वजह से बिल्डिंग गिर गई। बिल्डिंग के मलबे में दबने से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है, तो वहीं प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। अब खबर उन्नाव से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर एक मकान में अचानक से ब्लास्ट हुआ और उसके बाद आग लग गई। दूर तक धुएं का गुबार देखने को मिला और लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक हुआ तो आखिर हुआ क्या। यूपी का उन्नाव पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट से दहल गया। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने बिल्डिंग से धुआं उठते देखा।
यहाँ 2 मंजिला इमारत में अवैध पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी। धमाके के बाद भीषण आग लग गई। दूर तक धुएं का गुबार छा गया। इलाके में हड़कंप मच गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक हुआ तो हुआ क्या। तभी कुछ लोग अपने मोबाइल से घटना का वीडियो बनाने लगे। गांव के बाहर एक मकान बना हुआ था जिसमें आग लगने की खबर आई और वहां से धुआं भी उठ रहा था। उसमें कुल 3 लोग घायल हुए हैं और तीनों को अस्पताल भेज दिया गया बेहतर उपचार के लिए। हादसे के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस का कहना है कि इस घर का मालिक ही अवैध पटाखे की फैक्ट्री चला रहा था। आगे की जांच की जा रही है। और एक बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से बताते हैं, जिसे देखकर मोबाइल फोन रखने वाले हैरान रह जाएंगे। दरअसल बिलासपुर के घर में सीसीटीवी के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं, वो मोबाइल चोर गिरोह की हैं। ये लोग घर में घुस करके मोबाइल चुराते थे। इसके लिए पहले घर की रैकी करते थे और ये पहले बड़े आराम से किसी घर के बाहर खड़े हो जाते हैं और जब इन लोगों को लगता है कि इन्हें कोई खतरा नहीं है तो ये चुपकर से आकर के घर से फोन चुरा लेते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जरा देखिए कैसे सीसीटीवी जो घर में लगा हुआ था उसमें रिकॉर्ड हुआ कैसे मोबाइल फोन घर में घुसकर ये गिरोह चुराया करता था। हैरानी की बात यह है कि चोरों के इस गिरोह में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर के यूपी तक लगातार जो जंगली जानवर हैं उनका खौफ देखने को मिल रहा है। और कांकेर के कलेक्टर ऑफिस में जब एक भालू घुस गया तो क्या वहां पर मंजर सामने आया, देखिए रिपोर्ट में। रात का वक्त है और इस कैंपस में कुछ लोग भाग रहे हैं। दरअसल ये कोई आम बिल्डिंग नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर का ऑफिस है और यहाँ हो चुकी है भालू की एंट्री। देखिए ये भालू किस तरह बिल्डिंग की छत की रेलिंग पर दौड़ लगा रहा है। कभी भालू छत के बीचों बीच पहुंचकर थोड़ी देर के लिए रुकता है तो कभी आगे की ओर भागने लगता है। कुछ लोग मोबाइल कैमरे से भालू की इस करतूत को शूट कर रहे हैं। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कांकेर कलेक्ट्रेट की हैं। यहाँ आधी रात भालू के आने से लोग दहशत में आ गए। फिर अचानक भालू जंगल की ओर भाग गया। बारिश के सीजन में आए दिन जंगली जानवर शहर का रुख कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जहाँ भालू का आतंक है तो वहीं यूपी में भेड़ियों का खौफ। यहाँ बहराइच में वन विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ के सिसैया इलाके से एक और आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया है। 48 दिन से इस लंगड़े भेड़िए ने इलाके में आतंक मचा रखा